कि उन्हें नहाते समय सबसे अच्छे विचार आते हैं। चैप्टर 5 अवलोकन, स्थिति और बड़ी तस्वीर को देखना। मैं कुछ बेहद अजीब से कारणों के चलते याद कर सकता हूं कि मैंने नॉट सीइंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, जिसका मतलब होता है कि आप किसी स्थिति में इतनी अधिक गहराई से डूब जाते हैं कि आप बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पाते वाली कहावत पहली बार कब सुनी थी। मुझे याद है कि मुझे इस विचार का कोई मतलब समझ नहीं आया था। अब मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि इसका बिल्कुल उलट भी सच हो सकता है। कुछ लोग बड़ी तस्वीर के चक्कर में स्थिति पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वास्तविक श्रेष्ठ उद्यमी विवरण को अपनी आंखों से ओझल किए बिना बड़ी तस्वीर को देखने में माहिर होते हैं। इसके लिए भी अवलोकन की आवश्यकता होती है। हम जिस प्रकार के अवलोकन की बात करेंगे वो अपनी इंद्रियों के उपयोग करने के बारे में और फिर हमारी इंद्रियां जो महसूस कर रही हैं उसके अर्थ निकालने के बारे में है। मुझ पर एक अन्य मनस्क प्रोफेसर होने का आरोप लगाया जाता है जिसका दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरा दिमाग बेहद सुरक्षित तरीके से मेरी गर्दन पर टिका हुआ है। कई सृजनशीलों में बिल्कुल यही विशेषताएं मिलेंगी। यह आविष्कार, दृष्टिकोण, बड़ा सोचने और ऐसे ही कामों के लिए शानदार है। ये सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि क्या खोल पर उत्पाद का नाम ठीक लिखा गया है या नहीं। दूसरी तरफ बीते 60 से भी अधिक सालों में हजारों ऐसे रॉकेट वैज्ञानिक थे जो पेलोड को सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के काम में बेहद बारीकी से केंद्रित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे संभावित दूरगामी अवसरों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जिनमें लागत को कम करके इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। मस्क मंगल पर उपनिवेश बनाना चाहते थे। मौजूदा पद्धतियों के चलते इसकी लागत बहुत अधिक होती है। ये बहुत कुछ ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति जो प्रभाववादी कला को बेहद चाहता हो, उसे कमरे में आधे रास्ते तक वापस जाना पड़े और वहां से रॉकेट व्यवसाय पर बड़े ध्यान से देखना हो। उन्होंने ये देखा कि रॉकेट का सबसे बड़ा खर्चा काफी हद तक उसके निर्माण करने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में आता है। उन्होंने सवाल पूछा, क्या इन सामग्रियों की लागत को वास्तव में काफी हद तक कम किया जा सकता है? इसके बाद उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि कार, ट्रक या फिर हवाई जहाज के उलट रॉकेट को सिर्फ एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद फेंक दिया जाता है। स्पेस शटल को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता था, लेकिन इनका निर्माण बेहद महंगा काम था। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या हम रॉकेट्स के बूस्टर्स को दोबारा प्रयोग में लाने का तरीका इजाद नहीं कर सकते जो उनकी लागत का 70% होता है? बाद में पूछा, क्या हम रॉकेट्स और उसके फेरों को दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते? बूस्टर की सफल बट डाउन लैंडिंग के चलते मस्क प्रति मिशन लागत को बेहद आश्चर्यजनक तरीके से नीचे लाने में सक्षम रहे। फेरों के बेहद नजदीकी तरीके से दूर होने के बीच उम्मीद की किरण जागी रही कि इन्हें भी आने वाले समय में दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। एक अकेले अवलोकन प्रति लॉन्च लागत को कम किया जा सकता है ने पूरे रॉकेट उद्योग को तोड़कर रख दिया और लाभ के ऐसे अवसरों के लिए दरवाजे खोल दिए जिनके बारे में 2 वर्ष पूर्व तक कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। पेड़ और शाखाओं वाला दृष्टिकोण। मस्क का मानना है कि जब आप किसी विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले मुख्य सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता होती है। ये UCLA बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन के उस प्रसिद्ध उद्धरण के सदृश हो सकता है जब उन्होंने अमेरिका के एक शीर्ष हाई स्कूल के खिलाड़ियों को अपने नेतृत्व के प्रथम अभ्यास के दौरान संबोधित करते हुए उनसे कहा, सज्जनों देखो, ये एक बास्केटबॉल है। मस्क कहते हैं, ज्ञान को एक अर्थ संबंधी पेड़ की तरह देखा जाना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करें कि पहले आप मूल सिद्धांतों को समझें। उदाहरण के लिए पत्तियों विवरण तक पहुंचने या फिर देखने की उनके लिए लटकने को कुछ मौजूद नहीं है से पहले उनके तने यानी बड़ी शाखाओं को जानें। अगर आप शहरी परिवहन के व्यवसाय में हाथ आजमाने जा रहे हैं तो आप कहां से शुरू करेंगे? आप भूमि परिवहन के इतिहास के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें शहरी ट्रेन प्रणाली, डबल डेकर फ्रीवे, HOV लेन, ऑन रैंप लाइट सिस्टम, फ्रीवे की सतह में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, फ्रीवे की निगरानी करने वाले कैमरे और किसी भी गंतव्य के लिए
सबसे तेज रास्ता नेगेटिव करने के लिए डिजाइन किए गए ऐप जैसी चीजों का हालिया इतिहास भी शामिल हो। आप अन्य समान प्रणालियों जैसे अन्य प्रवाह प्रणालियों जैसे पानी या हवा या विभिन्न परिवहन प्रणालियों के वर्तमान लागत या लाभ के विश्लेषण आदि पर भी नजर डाल सकते हैं। ये सब मिलकर शायद पेड़ के तने का निर्माण करने का एक तरीका हो सकता है। उनमें से कोई भी शायद एक ऐसी संभावित शाखा बन सकता है जो अध्ययन के योग्य हो। कारों में स्मार्टफोन से एम्बेडेड विद्युत संपर्कों, कैमरों और जीपीएस के माध्यम से डेटा इकट्ठा करना कितना प्रभावी है। विभिन्न प्रणालियों में तरल पदार्थों के प्रवाह के विश्लेषण से हम किस प्रकार की चीजें सीख सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कारों के लिए बेहतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकता है। रोड बेड के लिए किन विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है और क्यों। तने की वस्तुओं का गहन विश्लेषण करने के बाद सबसे अधिक संभावित समाधानों को पेश करने वाले विस्तृत समाधान सामने आते प्रतीत होते हैं और सवाल उठने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या कारों में ऐसे डेटा संग्रहण उपकरण जोड़े जा सकते हैं जो भीड़ के समय कारों थ्रूपुट को लाभान्वित करें? कौन सा ऐसा डेटा जमा नहीं किया जा रहा है जो कारों के आवागमन को और अधिक सुगमता प्रदान करे? कौन सी ऐसी सामग्रियों को अनदेखा किया जा रहा है जो रोड बेड के लिए संभवतः काफी अधिक सस्ता या फिर कम परिश्रम लेने वाला हो सकता है? आखिर क्यों ट्रकों और कारों को एक ही फ्रीवे पर परस्पर मिश्रित किया जाता है? क्या लेन परिवर्तन को मौजूदा के मुकाबले अधिक सीमित किया जाना चाहिए? क्या एचओवी लेन वास्तव में सहायक साबित होती हैं? विवरण का क्या? ठीक है, तो फिर इसलिए हम जंगल की तरफ देखने में असफल रहना चाहते हैं। क्या हो अगर जंगल ही पेड़ों के हमारे दृष्टिकोण को बाधित कर दे? क्या रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के विवरण को देखने जैसे अति आवश्यक महत्व से अधिक स्पष्ट हो सकता है? हमारे एक बार बुनियादी तत्वों को देखने और आगे कैसे बढ़ना है इसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद श्रेष्ठ उद्यमी सबसे मामूली दिखने वाले विवरणों को लेकर भी सावधान रहते हैं। आज यानी 24 दिसंबर 2018 को जिस वक्त मैं ये लिख रहा हूँ, मस्क ने एक ट्वीट किया है कि पीएफआर का नया संस्करण, जिसे अब स्टारशिप के नाम से जाना जाएगा, में कार्बन फाइबर के स्थान पर विशेष स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, वास्तव में प्रारंभिक एटलस में सामान्य रूप से इकलौता आम डिजाइन तत्व स्टेनलेस स्टील है और हम एक बिल्कुल अलग मिश्रित धातु के मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे 300 सीरीज स्टेनलेस बेहद पसंद है। इस क्षण तक हम जितना भी जानते हैं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या मस्क इस मिश्रित धातु को प्रयोग करने के निर्णय में गहराई से शामिल भी थे या नहीं। हालांकि हम उसके विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में जानते हैं। हमें ये पता है कि टेस्ला 3 के आगे बढ़ने के दौरान मस्क कारखाने में ही सोते थे। हम ये जानते हैं कि उन्होंने कारखाने के किसी भी और प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी मुद्दे और सुधार की योजनाओं के साथ आगे आने के लिए आमंत्रित किया था। हम ये जानते हैं कि जहां कहीं भी समस्या होती है, वे उस स्थान पर खुद पहुंचते हैं और सामने आने वाली परेशानी को हल करने के लिए जो कुछ भी संभव हो वो करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि वे उपभोक्ताओं के टेस्ला से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब खुद सीधे देते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि वे एक इंजीनियर को स्पेसएक्स कारखाने में लेकर जाएंगे और उससे वॉल्व के प्रकार या फिर किसी विशेष सामग्री के बारे में विस्तार से पूछताछ करेंगे। पहल तो मुझे ये लगा कि वे मुझे इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि मुझे अपने क्षेत्र का ज्ञान है भी या नहीं। शुरुआती इंजीनियरों में से एक केविन ब्रोगन ने यह कहा। इसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि वे खुद चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वे आपसे तब तक सवाल जवाब करते रहेंगे जब तक आप जो जानते हैं वो उसका 90% खुद नहीं सीख लेते हैं। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर। इसके अलावा मस्क ने यह भी माना कि प्रत्येक ऑटोमोबाइल के डिजाइन के चरण के दौरान डिजाइन की पूर्ण जानकारी के लिए एक साप्ताहिक बैठक भी आयोजित होती है। वे खुद इस बैठक में भाग लेते हैं क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक चीज की पूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं और सिर्फ एक बार ही नहीं, वो भी विभिन्न प्रकाश व्यवस्था के साथ प्रत्येक कोण से, ताकि कार दिखने में सुंदर लगे और कैसे भी हालात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे।
विस्तार में बेहतर होने में क्या लगता है? शुरू करने को इसके लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हालांकि हम में से अधिकांश अपना दिन विचारों, कामों या फिर समाधानों पर ध्यान न केंद्रित करने या फिर बहुत कम ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं। वास्तव में अपने पास मौजूद उपकरणों के चलते हम इतिहास के सबसे कम केंद्रित मनुष्य हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस पांडुलिपि को टाइप करने के दौरान भी कंप्यूटर ईमेल, स्काइप और समाचारों से संबंधित नोटिफिकेशन भेज रहा है और मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन पर ध्यान देने के संदेश दे रहा है। मुझसे सिर्फ 9 इंच दूर रखा मेरा स्मार्टफोन मुझे लगातार शेयर बाजार या मौसम का हाल देखने और संदेश भेजने के प्रलोभन दे रहा है। मस्क इसका एक समाधान पेश करते हैं। वो अपने दिन को 5 मिनट के खंडों में विभाजित करते हैं। इस समय सीमित अवधि के दौरान वे सिर्फ एक ही विषय पर काम करते हैं और किसी भी चीज को खुद को भटकाने नहीं देते हैं। इस प्रकार से उनके पास समय की उस अवधि के दौरान सामने रखे मुद्दे के अलावा और कहीं ध्यान केंद्रित करने का मौका ही नहीं होता है। हम इस तरीके का उपयोग कभी कभार अपने मास्टरमाइंड समूहों में करते हैं। मैं और मेरे साझेदार क्रेग कोरोट को वर्तमान में 5 मास्टरमाइंड समूहों का संचालन कर रहे हैं, जहां व्यवसायी लोग व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ जुटते हैं। हम प्रत्येक सदस्य को अपने मस्तिष्क में आने वाले मुद्दे को सामने रखने के लिए 5 मिनट का समय देते हैं और बाकी का बचा हुआ समय समूह द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के लिए होता है। ये देखना बेहद अद्भुत होता है कि इन 5 मिनटों के भीतर ही कितना मंथन किया जा सकता है। मेरी पहुंच मस्क के कैलेंडर तक नहीं है, जहां मैं ये पता लगा सकूं कि किसी भी दिन उनके किए जाने वाले कामों की सूची क्या है, लेकिन मैं उसके कुछ ऐसे होने की कल्पना कर सकता हूं। 7 बजे से 7:05 तक मॉडल 3 के तहत फिट एंड फिनिश शिकायतों को लेकर किया जा सकता है। 7:05 से 7:10 स्टेशन 5 पर बैटरी लाइन को तेज करने का तरीका खोजना, वहां शायद कोई रुकावट है। 7:10 से 7:15 चीन में स्थित गीगा फैक्ट्री समय सारणी से 2 दिन पीछे है, इसे वापस रास्ते पर लाने का तरीका सोचें। 7:15 से 7:20 पानी की सुरंग के लिए बोली संबंधी कॉल प्राप्त की। क्या हम इस समय परिवहन विकल्पों से अलग जाना चाहते हैं? और ये इसी तरह आगे बढ़ता होगा। अब दिन के 8 घंटों के लिए ऐसी एक सूची को बनाने के लिए करीब 1 घंटे का समय चाहिए। हालांकि ऐसी एक सूची को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया मस्तिष्क को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित करती है और रचनात्मक प्रक्रिया को गति देती है। जैसा कि बताया गया है, मस्क ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें सबसे अच्छे विचार सुबह को नहाते समय आते हैं। उनका मानना है कि सुबह को जागने के बाद सबसे अधिक सुकून के पल ऐसे होते हैं सोने के दौरान दिमाग द्वारा किए गए प्रयास फलीभूत होते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 5 मिनट के खंड आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो आप इन्हें 10 मिनट या उससे भी अधिक का कर सकते हैं। बिल्कुल अभी 1 मिनट का समय निकालना और कल के लिए एक समय सारणी तैयार करना काफी उपयोगी साबित हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप एक ऐसी सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सूची